नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल से लेकर आज तक मैंने 2 काम किए हैं। एक तो भाजपा के एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। कल मेरी मुलाकात उनसे हुई थी उनके आवास पर। उनके यहाँ एक छोटा-सा फंक्शन था, मैं वहाँ पे गया था और वहीं पे भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, जिनका किसी कारणवश नाम नहीं ले सकता हूँ, वहाँ पे मुलाकात हुई, जो योगी जी के बहुत ख़ास हैं, अमित शाह जी के बहुत ख़ास हैं। बाकी हमारे चाचा जी जो हमारे क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी, उन्हीं के यहाँ प्रोग्राम था, उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम था, उसमें हमारी मुलाकात हुई उनसे और चाचा जी से भी मुलाकात हुई और इस मुद्दे को मैंने उनके सामने भी रखा। तो चूँकि उसमें कोई बहुत सार्थक बातचीत अभी उनसे नहीं हुई, इसलिए मैंने उस फ़ोटो को यूज़ नहीं किया था, लेकिन आज थंबनेल में उस फ़ोटो को मैंने यूज़ किया है। आज सुबह की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से। फ़ोन कॉल सचिवालय से आता है और मुझे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सचिवालय बुलाया जाता है कि आप तुरंत आइए, जितनी जल्दी आ सकते हैं। मेरे द्वारा कहा जाता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता हूं, तो जो भी मीटिंग होगी उसके बारे में आप हमें याद करा दीजिएगा। लेकिन फिर से पर्सनल सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आता है और वो कहते हैं आपको आना ही होगा, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए और अधिकारी सारे बैठे हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक फ़ाइनल बात आपसे करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ जाता हूँ दोस्तों और मेरी मुलाकात होती है माननीय मंत्री जी से और उनके सभी अधिकारीगण से। उसमें 2 अधिकारी आज नए थे, उनका मुझे नाम नहीं पता। अब उन सब चीज़ें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन है क्या है, उसकी कोई डिटेल की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। तो सारी चीज़ें बात होने के बाद निष्कर्ष ये आया है कि सरकार की तरफ से एनसीटीई को एक लेटर लिखा गया है और उनसे ये पूछा गया है कि क्या हम बच्चों को बिना बीएड के एक कूलिंग पीरियड दे सकते हैं। ठीक है, एक क्लॉज़ है एनसीईटी का हमने जो उनको दिया, उसके तहत ये है कि बिना बीएड के मौका दे दिया जाए। लेकिन उन्होंने एक औपचारिकता की है कि अगर मामला कभी कोर्ट ना चला जाए, कुछ चीज़ें ना हो जाए, तो उसी के संदर्भ में उन्होंने उस चीज़ को एनसीईटी से डिमांड की है, एनसीईटी से बात को मांगा है। हमें सर ने कहा है कि आप भी एक पत्र लिखिए और उस पत्र को आप एनसीईटी को संबोधित करिए बच्चों के नाम से। तो उस पत्र को मैंने तुरंत बिना किसी विलंब के मैंने उस पत्र को लिखा और उस पत्र को मैंने पोस्ट कर दिया एनसीईटी दिल्ली को। हमारा 3 से 4 लोगों का एक डेलीगेशन जाएगा एनसीईटी डिपार्टमेंट, वहाँ के डायरेक्टर से मिलेगा और अपनी बात को वहाँ रखेगा। अपॉइंटमेंट दिलाने का काम भी शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। आप वहाँ पर जाएंगे, जैसे हमारा पत्र वहाँ पहुँच जाएगा मंडे ट्यूसडे को, वैसे हमारा डेलीगेशन भी वहाँ पहुँचेगा और इस पत्र पर कहेगा कि यथाशीघ्र अपनी सिफारिशें आप राज्य सरकार को भेज दें। राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से भेज दिया है, हमें भी जाना है अपने डेलीगेशन को लेकर और उनसे कहना है कि वो चीज़ें भेज दें। पत्र जो है मेरे नाम से गया है, सारी चीज़ों का उल्लेख है। मैं अभी पत्र को साझा भी आप लोगों के सामने कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो 2 बातें हैं, एक तो मैं जाना नहीं चाहता था सचिवालय, क्योंकि कल के मन ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। दोस्तों, ठीक है, मैं किसी मंच के साथ नहीं काम कर रहा हूँ और मैं किसी मंच के अगेंस्ट में भी नहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मेरे पर्सनल चरित्र पर आप मुझे उल्टी सीधी बातें करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। ये आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश किस घर में हो रही है, किस तरीके से चीज़ों में हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रशासन का आदमी हूँ, मैं पुलिस का आदमी हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं कि आप किस तरह की भ्रामक जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर मैं पुलिस का आदमी होता, सारी चीज़ें होता, तो मैं सचिवालय जाता रोज़, मैं आपके साथ खड़ा होता, मैं संदीप पाल जैसे लोगों के साथ खड़ा होता। तो ऐसा बिल्कुल भी कतई नहीं है, लेकिन फिर भी भ्रामक वस्तुएं फैला रहे हैं और मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये देखा गया, ड्राई नशा करता। आप ड्राई नशा की बात करते हैं, मैं एक सुपारी तक नहीं खाता हूँ, आपको मैं बता दूँ। नशा चीज़ क्या होती है मैं जीवन में नहीं जानता हूँ, खैर मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा जो भी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, मैं देखो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने शासन किया हमारे देश में, जानते हो क्यों कर पाए? क्योंकि एक गुलामी मानसिकता थी। वो गुलामी मानसिकता ये होती है कि हम गुलाम बने रहना चाहते हैं, हमें गुलामी पसंद है। सबसे पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, उसके बाद फिर हम मुग़लों के गुलाम रहे और आज भी हम किसी न किसी जाति के गुलाम हैं, किसी न किसी जाति के नेता के गुलाम हैं। तो एक गुलामी की एक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर हो गई है ना, वो नहीं जाएगी। तो आप जो कहते हैं ना कि इनके फला नेता, ये एक्चुअली मजबूर हैं, ये मजबूर हैं बेचारे, इनकी कोई गलती नहीं, ये गुलामी छोड़ ही नहीं सकते हैं।
इनको गुलाम है, इनको अपने उससे कोई मतलब नहीं, इनको एक नेता का झंडा लेके चलना होता है। और ऐसे ही लोग तो होते हैं, देखो ना कि इन लोगों से कोई मतलब नहीं होता। हमारे नेताओं के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं लेकिन ये झंडा यहाँ उठा रहते हैं, तो इनकी ये प्रवृत्ति है। लेकिन क्या किया जाए, गुस्सा तो मुझे भी आती है, मुझसे भी लोग बहनें बातें करते हैं, बताइए आप लड़कियों को गाली देना शुरू कर रहे हैं, लड़कियों का चरित्र हनन कर रहे हैं। जो भी कर रहा है वो बहुत ही, कितने गंदे लोग हैं, सोचो कितना गंदा संस्कार है इन लोगों का, कि यहाँ कोई अच्छी बात करो तो यहाँ चीज़ें हो ही नहीं पाती। तो वही है, मुझे कल एक साथी ने फ़ोन किया, कार्यकर्ता हैं वो, युवा मंच के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आपको मैं बता दूं। और कुछ गलतफ़हमी थी तो मेरे द्वारा पहले उनको फ़ोन किया गया कि मेरे बारे में कोई चरित्र हनन टाइप की बातें की गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं। देखो, जो बुद्धिजीवी है और उस तरफ भी है ना, वो इस चीज़ को समझ रहा है। जो आंदोलनजीवी है वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जो बुद्धिजीवी है वो तो बुद्धिमान है, वो तो समझ रहा है कि हमारा काम से मतलब है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम चाहे इस खेमे में रहें चाहे उस खेमे में रहें, लेकिन काम है तो काम होना चाहिए। तो वो चीज़ों को समझ रहा है, शिक्षक बनने का वही काबिलियत रखता है भाई, तो वो समझ रहा है। तो उसने मुझे बोला कि देखिए भैया, आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है और हम लोग आपके साथ हैं किसी भी तरीके से, आप काम करते रहिए। और उन्होंने कहा युवा मन से आप बात कीजिए और हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन वो एक दिमाग में एक चीज़ है ना कि देखिए, हमसे आपसे अब कोई अनबन नहीं है, सच कहूँ तो अब कोई अनबन नहीं है, लेकिन अब वो मन नहीं है। कहा है ना कि किसी ने कि अब कोई हमारी और आपकी कोई अनबन नहीं है, लेकिन अब वो मन नहीं है। तो अब ये तो चीज़ें नहीं हो सकती। आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम अलग अलग रास्तों पे हैं। जिसको सफलता पहले मिल जाए अच्छी बात है, आपको मिले तो बेहतर है, हमें मिले तो बेहतर है। अब मैं आता हूँ मुद्दों पे। तो उन्होंने कहा एक एनसीटी को लेटर ले दीजिए। एनसीटी को लेटर हमने भेज दिया है और कल प्रयागराज के साथी को भी हम एक ड्राफ्ट दे देंगे। उसी ड्राफ्ट के तहत आप लोगों को साइन करना है और साइन करने के वही जो लेटर मैंने भेजा है वो लेटर मेरे ही नाम से जाएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पर वही पूछा जाएगा जो सर ने लेटर भेजा, उसमें भी मेरा ही नाम लिखा है, तथा प्रतियोगी छात्र तथा उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी छात्र। तो जो एसीएस के द्वारा यहाँ से लेटर जाएगा उसमें भी मेरे ही नाम से जाएगा, वहाँ भी मेरे ही नाम से जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को ख्याल रखिएगा और सारी चीज़ों को पूरी तरीके से लिखिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग तो सच बात करते हैं। तो उसमें पूरी चीज़ें लिखी हैं कि हमने पार्थसेन सारथी शर्मा से मुलाकात की, 5 लोगों का डेलीगेशन, तारीख मेंशन है, क्या क्या बातें हुई वो सारी चीज़ें मेंशन है। तो पूरी तरह से सच है, यानी कि उसको कोई भी अदालत में भी क्लेम कर सकता है, कहीं भी दिखा सकता है, क्योंकि हम लोग तो सच पे काम करते हैं। हम लोग कोई प्रचार तो है नहीं झूठा कि कोई हम लोगों को एआई से बनाना है, चीज़ों को फ़ोटो बनानी है किसी के साथ, तो सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ दूसरी चीज़ें, इतिहास की जो गुलामी वाली मानसिकता है ना, वो नहीं छूटेगी। उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, जो गुलाम जिसका है उसको रहने दीजिए। गुलामी की दास्तान ऐसी होती है ना, तभी तो हम इतने गुलाम रहे। मैं सोचता हूँ भाई, हिस्ट्री पढ़ने वाला लड़का आप अगर सोचेंगे तो देखेंगे कि वाकई में कोई ना कोई चीज़ हो जाती थी। देखिए पहले क्या किया उन्होंने कि पहले भारत देश में रहे छोटे छोटे राजाओं को आपस में लड़ा दिया। उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं अब ऐसे बात नहीं बन रही, तो उन्होंने क्या काम किया कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ा, मुस्लिम लीग बन गई और इधर ये बन गई आपकी कांग्रेस बन गई। 1916 में फिर समझौता होता है, लेकिन वो समझौता भी किसी काम का नहीं हुआ, भारत का विभाजन हो गया। तो हमें कमज़ोर नहीं पड़ना, हमें अपने मुद्दों को लेकर चलना है। अब बात करते हैं कि क्या होता है, क्या पुरानी नियमावली लागू होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर विज्ञापन इस बार आएगा तो पुरानी नियमावली से ही आएगा, बता दे रहा हूँ इस बात को, गांठ बांध लीजिए, पुरानी नियमावली से ही आएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं सर प्राविधिक कला की बात नहीं की। भाई जब पुरानी नियमावली है तो पुरानी नियमावली में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर कहीं भी, मैं 1% चांस हमेशा लेके चलता हूँ कि अगर कहीं भी इस सरकार ने या प्रशासन के अधिकारियों ने हमारे साथ कोई धोखेबाजी की, कुछ भी की, तो हमारा प्लान बी रेडी है। अब लोग कहेंगे टीम वाले, अदर टीम वाले, अच्छा प्लान बी रेडी है, मतलब आप समझ रहे हैं प्लान बी में इनका है कि कोर्ट ये जाएंगे। तो मैं कोर्ट वोट नहीं जाऊँगा, किसी को लेकर कोर्ट नहीं जाऊँगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कोई कोर्ट जाने का हमारा कोई विचार नहीं है और ना मैं कोर्ट जाऊँगा। कोर्ट क्यों जाऊँगा भाई, अदालत से का कोई काम ही नहीं है। लेकिन हमारा प्लान बी जो भी होगा वो हम बताने नहीं जा रहे हैं। और आपको तो पता है ना, प्लान बी में तोड़ फोड़ मैं मचाऊँगा, ना मैं कुछ ऐसा काम करूँगा, क्योंकि मेरे साथ तो बच्चे ही नहीं हैं। मैं तो अकेला चल रहा हूँ, अकेले मैं कल मंत्री जी के यहाँ गया, अकेले मैं आज सचिवालय गया। और आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है कि मेरे पास फ़ोन आता है तभी मैं जाता हूँ, सचिवालय से फ़ोन आता है तब मैं जाता हूँ।
मेरा ये नहीं है कि मैं पिछलग्गू बन के घूमूँ किसी मंत्री के पीछे या किसी अधिकारी के पीछे। अब मैंने वो चीज़ें बना ली हैं आप लोगों के लिए कि खुद मुझे अपॉइंटमेंट बार बार मिलता रहेगा, मैं जाता रहूँगा। जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो साथ देना चाहते हैं वो आए, और वही साथ देना चाहें, वही साथी जुड़ना चाहें जिनको अटेम्प्ट चाहिए। और देखिए, जिनको अटेम्प्ट नहीं चाहिए, बहुत सारे ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जिनका उद्देश्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए इसमें महिलाएं होती हैं, इसमें पुरुष होते हैं, तो सबके अपने अपने चीज़ें होती हैं, लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, तो वो उनके लिए भी आते हैं। कुछ लोग दोस्ती करने के लिए आते हैं, कुछ लोगों का चलो इलाहाबाद में, प्रयागराज में टाइम ही पास करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लखनऊ कभी आंदोलन हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, तो ऐसे लोग भी हैं। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर नियमावली लागू हो भी गई तो उनका सिलेक्शन नहीं होना है, जिनके शब्द इतने गंदे हैं कि वो टीचर बनेंगे। ईश्वर है इस देश में, ईश्वर है। आप चाहे किसी ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, मैं बता दूं भगवान होते हैं, और भगवान ना होते तो नेचर होता है, वो सज़ा ज़रूर देता है। अगर आपको कोई अपशब्द बोल रहा है तो पहली चीज़ कि आप उसके अपशब्द को स्वीकार न कीजिए। अगर कोई गाली दे रहा है तो वो गाली उसी को मुबारक। मैं बता रहा हूँ, इस मेरे यूट्यूब कमेंट में जो व्यक्ति कुछ भी अपशब्द बोलेगा, वो अपशब्द अपनी माँ के लिए बोलेगा, अपनी बहन के लिए बोलेगा, मेरे लिए नहीं बोलेगा। मैंने पहले से बोल दिया, अगर आप बोलते हैं तो अपने लिए बोल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चोर बोलेंगे तो समझ लीजिएगा आप चोर हैं, आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आप बोलेंगे, मेरे से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है लोगों को अटेम्प्ट दिलाना, और मैं उसके लिए दिन रात एक करने को तैयार हूँ साथियों, और कर भी रहा हूँ। मेरा बहुत सारा काम मेरा पर्सनल रुका हुआ है, तो मैं मजबूर हूँ, नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी गति से कर लेता। और जो आज संदीप भाई ने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया, मतलब ऑडियो शायद है वो, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप सिर्फ आंदोलन करते रहे, अगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो हमने दूसरा एक मार्ग अपनाया है। हो सकता है हमें अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो हम तीसरा मार्ग अपनाएंगे। हम मार्ग अपनाने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर एक रास्ता से सफलता नहीं मिलती है तो दूसरे रास्ते को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, और वही हम कर रहे हैं। हमारा क्या इंटेंशन है कि सिर्फ पुरानी नियमावली लागू हो जाए, सबका भला हो जाए, बस यही सारी बातें कहनी थी। तो आप लोग हताश ना हो, निराश ना हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ये खबर वो खबर, किसी को कुछ नहीं पता है। आप देख लीजिए, सबूत दे दिया हूँ, रोज़ रोज़ नहीं दूंगा, आज दे दिया हूँ बस आखिरी बार। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए, किसी को कुछ नहीं पता है। मेरे नाम पे फर्जी में अभिषेक जी ने ये कहा तो आज मेरी उनसे ये बात हो गई। मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1000 फ़ोन आ रहे हैं, मैं किससे किसके बात करूँ। मैं सिर्फ सचिवालय का फ़ोन उठाता हूँ, मंत्री जी के यहाँ से जो आता है उसको उठाता हूँ, और बाकी जो पुलिस अधिकारियों के आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं, कानूनी कार्रवाई कुछ लोगों के खिलाफ मुझे करना है, मैं उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। मतलब इनसे ग्रुप से संबंधित नहीं बातें, कुछ और बातें जिनको केसेस हैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरी सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ है वो चीज़ें, तो मैं उन्हीं लोगों से बात कर पा रहा हूँ। बहुत ही कम मेरे पास समय रहता है, तो कृपा करके मुझे फ़ोन कर करके हर व्यक्ति डिस्टर्ब ना करें। बहुत कोई ज़रूरी चीज़ है तो आप लोग मुझसे बात ज़रूर करें, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। नहीं उठाता हूँ तो आप मैसेज कर दें, क्योंकि आप खुद सोचिए, एक एक मिनट में मैं फ़ोन उठाऊँगा तो मेरे जीवन का क्या होगा, और फिर मेरे कानों का क्या होगा, तो मैं थक जाऊँगा। तो कोई ऐसा भी काम ना करें परेशान करने वाला। बाकी आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है अपने अपने लिए। आप लोग आत्मो दीपो भवो, महात्मा बुद्ध की बात है। तो आप लोग अपना अपना काम कीजिए और उलझिए मत किसी से। कोशिश यही कीजिए कि उलझिए मत, आपका सारा काम बहुत अच्छे से होगा। तो मैंने बात कर ली पुरानी नियमावली, एनसीटी की, टीजीटी, पीजीटी, प्रावधिक कला, एकल विषय, सबको मौका मिल रहा है। एकल विषय के भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई, आप योगेंद्र उपाध्याय नाम है शायद आपके उच्च शिक्षा मंत्री का, उनसे मिलिए जाके, वही आपका काम कर सकते हैं। इस समय मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपको एक अवसर दिला सकता हूँ बस। बाकी नेगेटिव मार्किंग के लिए और जीएस के लिए आप लोग परेशान हैं, तो पहला विकल्प तो वही है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। दूसरा विकल्प ये है कि आप प्रशांत सर को, जो माननीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं, आप उनको एक ज्ञापन जल्द से जल्द दे दें कि देखिए सर, हम लोग इतने साल से तैयारी कर रहे थे और ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, कुछ लोग आपको बरगला रहे हैं कि अगर पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा तो जीएस नहीं जुड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं जुड़ेगी। अब देखिए होता क्या है, नियमावली जो होती है उसमें एलिजिबिलिटी की बात होती है। आप देखें, नियमावली को उठा के जीआईसी की पढ़ी है, इसकी पढ़ी, उसमें कहीं पैटर्न की बात नहीं होती है, पैटर्न की बात नियमावली में नहीं होती है। तो अगर पुरानी नियमावली आती है तो यानी एलिजिबिलिटी सेम रहेगी, लेकिन पैटर्न क्या होगा वो आयोग डिसाइड करता है। तो आप आयोग से बात करें। लोग कह रहे हैं पुरानी नियमावली लागू हो जाएगी तो आपको जीएस और नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों,
मैं आपके सचमुच में साथ हूँ। आपको मैं कानूनी चीज़ और एक सच्ची बात बताता हूँ कि आप देखिए कि आप उठाइए नियमावली को, आप देखिए कि किसी भी नियमावली में क्या पैटर्न की बात की गई है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। उसमें सिर्फ ये होता है ये व्यक्ति इसमें इस तरह से शामिल होंगे, बस यही बातें होती। तो आप उस परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। तो आपको करना क्या है कि माननीय अध्यक्ष जी से मिलिए जाके और उनसे रिक्वेस्ट करिए, विनती करिए, उनके पैर पकड़ लीजिए। सबसे अच्छा है कि अरे साहब, हम जीएस कहाँ पढ़ पाएंगे, हम आर्ट के विद्यार्थी हैं और हिंदी वाले को संस्कृत वाले को जीएस पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हमसे आप संस्कृत का टेस्ट लीजिए ना, हमसे आप हिंदी का लीजिए ना, आप हमें जीएस क्यों पढ़वा रहे हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इन्होंने तो पूरा जीएस का सिलेबस ही ला दिया। आप कहते हो दिसंबर तक परीक्षा हो जाएगी, हम तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे फिर। तो आप बहुत सारी बातें करें। और जहाँ तक 50% की बात है तो 50% वो नियमावली अगर सही भी है गलत भी, उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। मैंने एक आयोग नहीं मतलब निदेशालय के एक राजकीय का मामला देखते हैं सर, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी लोग कह रहे नहीं वो सच्ची नियमावली है। तो अगर सच्ची भी है तो लागू नहीं होने जा रही है। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, मंत्री जी की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो छात्रों के हित में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भी ऐसा काम या ऐसा कदम अब नहीं उठाया जाएगा जो छात्रों के हित में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ साफ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस सरकार में। अब सरकार आपके पक्ष में निर्णय देगी और अगर नहीं देगी तो उसे मजबूर किया जाएगा कि वो आपके पक्ष में निर्णय दे। जहाँ तक चीज़ें हो रही हैं थोड़ा सा आपको समय लगेगा। अब आप कहेंगे कि अगर चीज़ें एनसीटी के पास जाएंगी वहाँ होगी तो फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्या होगा। तो पहली चीज़, इस महीने के आखिरी तक नोटिफिकेशन आने की संभावना भी है और नहीं भी है। यानी कि जब तक कोई चीज़ प्रोसेस में है, आयोग और सचिवालय की बात हो रही है, निदेशालय की बात हो रही है, यानी कि सब तीनों लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो सबको पता है कि कुछ भी हो सकता है, पुरानी नियमावली आ सकती है या कोई क्लॉज लग सकता है। तो हम कैसे अभी नोटिफिकेशन को जारी कर देंगे। फिर भी एक हम वर्स्ट कंडीशन भी ले लेते हैं कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो हम क्या करेंगे। तो भी परेशान होने की बात नहीं है। नोटिफिकेशन जारी हो गई तो डेट बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी, जो भी हमारे हित में होगा वो सब कुछ होगा। नोटिफिकेशन आके आपने बीएड वाले मामले को देखा था ना कि नोटिफिकेशन आ गई, फॉर्म भर गए, डेट भी अनाउंस हो गई, फिर क्या हुआ, नोटिफिकेशन वापस चला गया, फिर से दोबारा नोटिफिकेशन आया और फिर से आया। और आज भी आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला था बीएड का उसको कैंसिल कर दिया गया। तो यानी कि सारी चीज़ें छात्रों के हितों में ही हो रही है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर हालत में हर स्थिति में आपको फॉर्म भरना है और आपको सेलेक्ट होना है। आपको मैं बताऊं कि आप एक लक्ष्य बनाइए कि आपको इतना सिलेबस कवर करना है, इतनी चीज़ें करनी है। लोग कहते हैं हम पढ़ें कि ना पढ़ें। अरे यार क्यों नहीं पढ़ोगे, इंतजार करोगे नोटिफिकेशन का। अरे उन बच्चों से तो पीछे ही हो जाओगे जो पढ़ रहे हैं। हमारे ग्रुप जैसे लोग कहते हैं आपके ग्रुप के आपके एडमिन और ये सब, देखिए ना तो मेरे नाम से कहीं कोई ग्रुप चल रहा है। अगर किसी ने एडमिन बनाया है तो ये मेरा सम्मान देने के लिए बनाया है मुझे एडमिन। क्योंकि कुछ ग्रुप में जैसे मैं जुड़ा था तो वहाँ तो मैं कोई मैसेज देता था तो मेरा मैसेज डिलीट कर दिया जाता था कि जो लेंगे हमारे निर्णय नेताजी लेंगे। तो मैं ऐसे ग्रुप में रहना नहीं चाहता, मैं किसी के नीचे काम करना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैंने सरकारी नौकरी नहीं की थी। आपको मैं बताऊँ तो बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं अधिकारी बनना चाहता था, वहाँ तो खैर नीचे काम करना ही पड़ता है। तो चलिए आज जो भी मैं हूँ उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फिर आप पीजीटी कैसे भर रहे हैं। तो फॉर्म भरने से कोई मना नहीं कर सकता और अपने अपने लोकतांत्रिक तरीके हैं काम करने के, वो मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसको जो रोकना है, जैसे करना है, जो भी बल लगाना है, जो भी चीज़ें करनी है वो लगाएं। लेकिन मैं फिर कहूँगा शब्दों की मर्यादा को उल्लंघन आप बार बार मत करिए, नहीं ईश्वर आपको ऐसी सज़ा देगा जो आप अपने जीवन में कभी वो नहीं भोगेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट करते हैं नई नियमावली जिंदाबाद। अरे मूर्खो, तुम क्या सोचते हो कि तुम दूसरों का पत्ता काट के तुम सेलेक्ट हो जाओगे। जितने भी लोग ये आज के बाद लिखेंगे कि नई नियमावली से विज्ञापन आएगा या नई नियमावली जिंदाबाद, मैं आपको बता रहा हूँ मूर्खों, तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं श्राप देता हूँ आप लोगों को। मेरा बात लिख लीजिए कि जितने भी लोग अगर ऐसा लिखते हैं या ऐसा सोचते हैं, अगर आप इन अपने भाई बहनों को छोड़ के आप ऐसा लिख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है उसका गड्ढा खुद खोलता है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि आप दूसरों के पैर को काटेंगे, दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें आप ही गिरेंगे, दूसरा नहीं गिरेगा। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि इनका सिलेक्शन ना हो मेरा हो, अरे आप कंपटीशन में आइए ना, आप डर क्यों रहे हैं। आप डर क्यों रहे हैं। नॉन प्रवक्ता में लोग डरते हैं कि बीएड वाले
बीएड वाले डरते हैं कि नॉन बीएड वाले ना आए, और प्रविधिक कला में बीएफए वाले डर रहे हैं। अरे क्यों डर रहे हो? आओ एक साथ आओ, सब लोग कंपटीशन दो, सारे लोग दो, जिसके अंदर दम होगी वो लेके जाएगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? एक दूसरे को उल्टा सीधा गाली दे के ये सारी चीज़ें क्या करने वाला? तो आप शिक्षक बनोगे? जीवन में नहीं बनोगे। मैं कह रहा हूँ सच में। मुझे पता है कि नेचर हमेशा उसका साथ देता है जो ईमानदारी से दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, तो आप स्वस्थ रहेंगे और हमेशा मानसिक रूप से शांत रहेंगे। और मन की शांति बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप लोग जल्दी ही फॉर्म भरें और जल्दी ही एग्ज़ाम में अपीयर हो। जय हिंद।